निर्मला एक रिटायर्ड जज है। वो एक खुले विचार वाली और जागरूक महिला है। निर्मला ने अपने काम के साथ साथ अपना घर भी बहुत अच्छी तरह संभाला है। इसलिए वो अपने बड़े बेटे सारांश की शादी छवि से और छोटे बेटे अव्यांश की शादी पाखी से करवा देती है। छवि एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है और पाखी एक सब इंस्पेक्टर है। निर्मला ने सोचा था कि उसकी बहुएं भी उसी की तरह घर को संभालेंगी, लेकिन उसकी ये गलतफहमी कुछ ही दिनों में दूर हो गई। छवि, ये प्याज तुमने इतनी मोटी मोटी क्यों काटी है? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। क्या करूं अब मैं इस प्याज का? भाभी, पहले तो आप मुझसे तमीज़ से बात करो। मैं आपके स्कूल की कोई स्टूडेंट नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से डांट रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे ही प्याज काटने आती है। आपको कटवाना है तो कटवाओ, नहीं तो खुद काट लो। देखो तो, गुंडे मवालियों के साथ रह रहकर तुम्हारा बोलने का लहजा भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। घर में और थाने में फ़र्क होता है, इसलिए पहले तुम तमीज़ सीखो। इस तरह छवि और पाखी के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। निर्मला अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज़ सुनकर उनके पास जाती है और कहती है, ओ हेडमास्टर नी, अरे ओ थानेदार नी, अब किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? कभी तो इस घर में शांति रहने दिया करो। तुम दोनों हमेशा लड़ती रहती हो। दोनों बहुएं निर्मला को सफाई देने लगती है, लेकिन निर्मला उन दोनों की बातें सुने बिना वहां से चली जाती है। वो अपने बेटों के पास जाकर कहती है, सारांश, अव्यांश, तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं? जब देखो झगड़ती रहती है। माँ जी, आप ही सरकारी बहुएं लाना चाहती थी ना, अब जेलो इनके नखरे। बेटा, मुझे क्या पता था कि आजकल सरकारी बहुओं के इतने नखरे होते हैं। अरे हमने नहीं की क्या सरकारी नौकरी? हमने तो कभी अपनी सास और पति को परेशान नहीं किया। तुम दोनों की कितनी अच्छी तरह से परवरिश की है मैंने, लेकिन इन दोनों ने तो घर की शांति भंग कर रखी है। देखो बेटा, तुम दोनों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों भाई तो खुद ही इन दोनों की लड़ाई से बचते फिरते हैं। बेचारी निर्मला को बहुत दुख होता है कि उसके साथ साथ उसके बेटे भी अपनी बीवियों की लड़ाई से परेशान हैं। शाम को जब निर्मला की दोनों बहुएं अपने काम से घर वापस आकर रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं, तभी पाखी छवि से कहती है, दीदी, उस दिन मैंने प्याज मोटी मोटी क्या काट दी थी, आपने सारा घर सर पर उठा लिया। और ये देखो, आपने आटा कितना टाइट गूंदा है। मेरे हाथों में दर्द हो गया रोटी बेलते बेलते। मैं इस आटे की रोटी नहीं बना सकती। मैं सब्जी बना लेती हूँ, आप रोटी बना लो। पाखी, एक बात बता, पुलिस की वर्दी पहनकर तो तू इतना करती है, और अब तेरी नाजुक कलाइयों से रोटी नहीं बेली जा रही? दीदी, मेरी कलाइयाँ गुंडों को पीटने के लिए है, रोटी बेलने के लिए नहीं। आप बना लो ना रोटी। आपको तो दिन भर अपने कमरे में ही बैठना होता है, हमारी तरह कहाँ भाग दौड़ कर पाएंगी आप। पाखी, मैं दिन भर कमरे में नहीं बैठी रहती, मेहनत करती हूँ अपने स्कूल के बच्चों का भविष्य बनाने में। न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया है। तुम जैसे बहुत से बच्चों को पढ़ाया है जो आज किसी थाने में तुमसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं। बस करो भाभी, बस। आप हमेशा ही अपने काम को बेहतर बताती हो, लेकिन सच तो ये है कि आपको ढंग से कोई काम नहीं आता, बस मुंह चलाना आता है। देखो पाखी, तुम ना अपनी हद में रहो। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हूँ। पाखी और छवि दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर निर्मला और उसके दोनों बेटे किचन में आ गए। अरे क्या हुआ? तुम दोनों किस बात पर लड़ रही हो? ये देखो, पाखी कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। दीदी, आप तो फूल बरसा रही हो ना मेरे ऊपर, है ना? पाखी, भाभी तुमसे बड़ी है, उन्होंने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? छवि, तुम भी थोड़ा बड़कपन दिखाओ। ऐसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमेशा लड़ाई पाखी शुरू करती है। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ? क्यों सफ़ेद झूठ बोल रही हो दीदी? अरे चुप रहो तुम दोनों। छवि, ये घर है तुम्हारा स्कूल नहीं, और पाखी ये तुम्हारा थाना नहीं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम दोनों जब भी किचन में होती हो लड़ती ही रहती हो। आज के बाद तुम दोनों एक साथ कोई काम नहीं करोगी। छवि, तुम स्कूल जाने से पहले खाना बनाओगी, और पाखी तुम थाने से आने के बाद खाना बनाओगी। निर्मला अपने बेटों को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद छवि कहती है, यूँ तो माँ जी को रिटायर्ड हुए एक ज़माना बीत गया,
लेकिन ऑर्डर देने और हुक्म चलाने की आदत नहीं गई इनकी। निर्मला ने अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन उसकी दोनों बहुओं को अपनी अपनी नौकरी पर बहुत घमंड था। वो दोनों लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। किचन में नहीं लड़ती तो किचन के बाहर लड़ती, कभी अपनी नौकरी को बेहतर बताकर लड़ती तो कभी घर के काम के लिए लड़ती। एक दिन निर्मला ने अपने बेटों से कहा, सारांश, अव्यांश, मैं तो एक जज रही हूँ। मैंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अपने घर का फैसला आज तक नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप दोनों मेरा साथ दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बताओ भैया, क्या तरकीब है? सारांश अव्यांश और अपनी माँ को सारी बात समझा देता है और अगले दिन सुबह सुबह उनके घर पर 2 लड़कियां आती हैं। दोनों बहुएं उन्हें देखती है और हैरानी से अपनी सास से पूछती है, माँ, ये सुंदर सी लड़कियां कौन है और आते ही घर का काम क्यों करने लगी? इनको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कैसा इंटरव्यू माँ? इन दोनों लड़कियों को मैं अपने बेटों की शादी के लिए लाई हूँ। मैं उनकी दोबारा शादी करवाने का सोच रही हूँ। अगर इन्होंने ये घर अच्छी तरह संभाल लिया तो मैं सारांश और अव्यांश की शादी इनसे करवा दूंगी। ये क्या कह रही हो माँ? आपके बेटों की शादी हो चुकी है और एक पत्नी के रहते हुए सारांश भैया और अव्यांश दूसरी शादी नहीं कर सकते। बहू, जज रह चुकी हूँ मैं। यह कायदे कानून मुझे मत सिखा। सब कुछ तुझसे ज़्यादा पता है मुझे। और वैसे भी तुम दोनों की दिन रात की लड़ाई से मैं परेशान हो गई हूँ। इसलिए अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो मेरी नई बहुओं के साथ रहना होगा। निर्मला अपना फरमान पाखी और छवि को सुनाकर चली गई। अब वो दोनों लड़कियां घर में ही रहती, घर का सारा काम करती। पाखी और छवि को घर के काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दोनों बहुओं ने आपस में लड़ना एकदम छोड़ दिया। वो अब सिर्फ काम की बात करती थी। बहुत अच्छी थी विद्या बहन। पूजा पाठ, घर की सफाई, काम काज करते कैसे दिन बीतता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर एक रोज, तो 2 बेटों की माँ सारा दिन घर का काम करती अच्छी नहीं लगती। अरे मैं तो कहती हूँ शादी करा दो। बहुएं आएंगी तो लड़ेगी कि मम्मी जी के पैर मैं दबाऊंगी, मैं पानी दूंगी, ना मैं खाना खिलाऊंगी और तुम फिर ठाठ करना। अरे बहुएं आएंगी, नौकरानी नहीं। वैसे भी बेटियां हो या बहुएं, घर रोशन करने आती हैं। देख रही हूँ लड़कियां, कोई अच्छी लड़की मिले तो कर दो दोनों की शादी एक साथ ही। बस फिर क्या था, पड़ोसन कुछ रिश्ते बताती है और दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, ओए देवरानी, चल चाय ला। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ और बड़ी जिठानी सास से कम नहीं होती। ओए, चालबाज की सीता ना समझ लेना, समझी? गीता है अपन, चाय पिएगी। चाय रख, तेरे को तो अभी चाय पिलाती हूँ मैं। ये बोलकर वो चाय का कप पूरा जिठानी के ऊपर डाल देती है। जिठानी रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और फिर, अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे बेटा, ये चाय कैसे गिरी तुम्हारे ऊपर? रुको, मैं पानी लाती हूँ। तेरे को बड़ी इसकी चिंता लग रही है। तेरे को भी बताऊं क्या? तेरे को पता भी है ये मेरे को चाय लाने को बोल रही थी। बहू, पहले तो अपनी भाषा सुधारो। ये कैसे बोलती हो तुम? इस घर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। इस घर में, उस घर में। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे 4-5 बंगलों की मालिक हो आप। अरे मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हाय रे, सास तो सर पकड़ लेती है कि ये क्या हो रहा है। जुम्मा 5 दिन हुए हैं बहुओं को घर आए और शुरू हो गया दोनों का नाटक। तभी बेटों की भी एंट्री होती है। यार छोटे, तू ना अपनी बाइक नहीं ले ले। क्या है कि तेरे लिए वेट करना पड़ता है और मुझे घर आने की जल्दी होती है। अब पहले जैसी बात नहीं है ना, शादीशुदा हूँ मैं, बीवी इंतजार करती है मेरी। वाह भैया, मैं बाइक ले लूं। ले तो रहा था, आपने महंगी बाइक लेने के चक्कर में मेरी बाइक के पैसे भी अपनी बाइक में लगवा दिए। अब मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बाइक ले लूं। हाँ तो ले लेंगे ना रे अपन। इसको बोल पैसे वापस कर दे। क्यों रे सासू, बोलती काहे को नहीं रे तू? आय हाय, पैसे वापस कर दो? अरे भूल गए, जब 3 साल पहले तुमको हैजा हुआ था, 5 दिन अस्पताल में पड़े थे, तो कौन दे रहा था इलाज का पैसा? याद भी है कितना खर्चा हुआ था? सास हैरान हो जाती है कि जिस घर में उसने अपने बेटों को राम और लक्ष्मण के रूप में रखा, उस घर में ये क्या हो रहा है। हाँ बहू, लेकिन तुम लोगों को तो आए हफ्ता नहीं हुआ
और सालों का हिसाब कर रही हो। देखो बेटो, तुम लोग अपना प्यार कम मत करो, समझे? कल को कोई खड़ा नहीं होगा तुम लोगों के लिए, लेकिन भाई हमेशा भाई के लिए खड़ा रहता है। आय हाय, दिख रहा है कितना खड़ा है। अरे 2 मिनट वेट तो नहीं कर सकता, पास में ऑफिस है इनका, फिर भी कह रही है भाई खड़ा होगा। अरे जो आज ना खड़ा हुआ वो और कभी क्या खड़ा होगा। अरे रहने दो, सालों साल से खड़े हो रहे हैं, अब शादी हो गई है, खुद की भी जिंदगी है, बस तुम्हारी ही देखते रहे। क्यों जी? सास देख रही होती है कि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। कहाँ परवरिश में कमी रह गई जो राम लक्ष्मण जैसे भाई लड़ने लगे। खैर, कुछ दिन बीतते हैं कि अचानक घर में जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। देवरानी और सास बाहर आती हैं तो देखती हैं कि जिठानी की माँ बैठी होती है और दोनों हंस रहे होते हैं। अच्छा, तो दामाद जी ये बोल रहे थे कि तुम अपनी मम्मी को बुला लो। लो मैं आ गई, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी बस। अरे जरूरत भी क्या है माँ कहीं जाने की, वैसे भी भाई और भाभी इस लायक है नहीं कि वो आपको साथ रख सके। यहाँ रहिए, देखिए कितना मजा आता है। सास देवरानी को देखती है कि ये क्या हो रहा है। अब उनको काहे को देख रही है? इनको देख, माँ को लाके सर पर बिठा दिया। अरे ये क्या बात हो गई? ससुराल को मायका बना कर रखा है। अरे इसकी माँ का खाना कौन बनाएगा रे? खुद का तो बनता नहीं खुद से। जेठानी देवरानी की बात सुन लेती है। मैं, हम और सब बनाएंगे एक दूसरे का खाना। क्यों? 2 दिन के लिए तुम्हारी बहन आई थी तो कैसे चाट चाट के खा रही थी मेरे हाथ का बना खाना, भूल गई क्या? नमस्ते बहन जी, कैसे आना हुआ? आना तो हो ही गए रे। अब इसको ये पूछो कि जाना कब होगा, कितना रुकेंगी? नहीं होगा जाना, मेरी माँ है, यही रहेंगी आज से मेरे घर में, समझी? अरे लेकिन बेटी के घर में माँ क्यों? क्या हो गया? तेरे पापा का घर भी तो है ना। अब आपको तो भगवान ने बेटी दी नहीं क्या? तभी तो आप जानती नहीं कि बेटी के घर माँ का होना कितना जरूरी है। अरे आप तो अपने बेटों से चिपकी रहती है, लेकिन मैंने भी तो अपनी कोख से ही अपनी बच्ची जन्मी है ना। हाँ, तो सभी अपनी कोख से ही तो जन्म देते हैं। अब कोई फसल तो हुई नहीं होगी जेठानी जी की, क्या रे? अरे चुप कर। नहीं नहीं बहन जी, वो बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि आपका घर, आपके बेटे बहू सब कहाँ गए जो आपको बेटी के घर आकर रहना पड़ रहा है? पता तो है ही आजकल की बहुएं, मेरी भी बहू, मायके का प्रेम कुछ ज्यादा ही है उसे। कभी बहू की बात तो कभी बहन, कोई ना कोई आकर रहता है मेरे घर में। वही तो आप भी कर रही ना इधर हम लोगों के घर में। अरे चुप कर। देखिए बहन जी, माँ जी सारी बातें अभी होगी, मैं खाना लगा रही हूँ, खाने के बाद देखते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। जेठानी की माँ तो पूरे घर में फैलती ही जाती है और देवरानी उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ती बेइज्जत करने का। अरे आंटी जी, ये आपके गांव का घर नहीं, ये कोठी है रे। यहाँ छत और बड़े बड़े आंगन होते कपड़े सुखाने के लिए। ये क्या सोफे में साड़ी सुखा रही रे? तभी जेठानी आ जाती है। माँ की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ, तेरे पापा की कोठी है ना शहर में जो ससुराल का धौंस दिखा रही है। अरे हमारे गांव का घर तेरे शहर के झोपड़े से बड़ा है, क्यों माँ? अरे छोड़ना बेटिया, इसको निकाल घर से, तो बड़ी बहू है घर की, कैसे इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है। तभी सास आ जाती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे घर में मेरे ही घर को तोड़वा रही हैं। सही तो बोल रही हैं, क्यों मैं बर्दाश्त करूं इसे? देख बहू, हम सब एक साथ रहते हैं, एक परिवार है। और अच्छा, तो ये मेरे को घर से बाहर निकालेगी क्या? रुक, दिखाती हूँ अभी तेरे को। सास देखती है कि कैसे दोनों लड़ रही हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर शाम को। हाँ भाई, कौन है? कौन है जो मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल रहा है? कौन है? दामे तो आओ सामने। अरे बस यही बचा था, लो हो गया संग्राम शुरू। सास सामने आती है। नमस्ते बहन जी, ये क्या हो रहा है बहन जी? आपके सामने कोई आपके घर में घुसकर आप लोगों को ही ललकार रहा है, ये सही है क्या? कुछ करती क्यों नहीं आप? वो क्या करेंगी? तू ना मुझसे बात कर। मेरी बेटी बड़ी है इस घर में, वो निकाल रही है सबको। चल निकाल।
अबे चल, तेरे जैसे ना 36 रोज घर से निकाल दी हूँ मैं। बेटी के घर का खा रही है, पड़ी है, उसका घर तोड़ रही है, शर्म नहीं आती क्या तुझे? फिर क्या था, जेठानी और देवरानी दोनों की माँ और देवरानी जेठानी सब लड़ने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी दोनों बेटे भी आ जाते हैं। माँ तो कुछ करती क्यों नहीं? हाँ माँ, शादी तो तूने ही कराई थी, हम तो पहले जैसे थे वैसे ही ठीक है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर देखो। ये 420 है दोनों, तो मैं भी 840 हूँ। तभी एक वकील कागज लेकर आता है। हाँ हाँ वकील साहब, आपको कैसे पता कि इस घर का बंटवारा हो रहा है? नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी हुई है। ये घर बिक रहा है, मैं बेच रही हूँ घर। दोनों बेटों को जायदाद से बेदखल कर मकान के पैसे लेकर मैं चली विदेश। ओके वकील साहब, बताइए कहाँ करना है साइन? अरे नहीं रे माँ जी, ऐसा कहीं को कर रही ले, मैं किधर जाएगी, मेरी तो कोई कमाई भी नहीं है। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। अरे नहीं चाहिए मुझे पैसा वैसा घर वर। अरे क्या बकी जा रही है बेटी? अरे माँ तू ना जा अपने घर, प्लीज बाद में आना। और हाँ, जाते जाते ना मेरी माँ को भी छोड़ देना बस अड्डे पे। क्या बोल रही है बेटी? वो दोनों ये समझ गई हैं कि घर की छत सर पर है, पति का साथ और समाज में इज्जत है, तो सब ठीक है। क्या बहू, जाओ जरा माँ को छोड़ कर आओ और चाय बना लाओ हम माँ बेटों के लिए। चलो बेटो, छत पर बैठकर चाय पियेंगे। अच्छा जी, नमस्ते। समय के साथ नेहा रोशन को भूलने लगी थी। अब सभी घर वालों ने भी मान लिया था कि शायद रोशन सच में इस दुनिया में नहीं रहा। दीदी आप ठीक तो है ना? मैं देख रही हूँ जब से रोशन भैया इस घर से गए हैं आप कुछ खोई खोई सी रहती हैं। हाँ पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही मेरी बात, तो मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना दीदी। आज जब तुम मार्केट जाओ ना, तो गुड़िया के लिए स्कूल की ड्रेस ले आना ना, उसकी ड्रेस चेंज हो गई है। हाँ ठीक है दीदी। अब शाम को पूजा बाजार जाती है, जहाँ वो कुछ सब्जियों के साथ अपनी भतीजी के लिए स्कूल की ड्रेस खरीदती है। ड्रेस लेते ही पूजा की नज़र अपने जेठ रोशन पर पड़ती है। रोशन को जिंदा देख पूजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये तो जेठ है। जेठ जी जिंदा है? और सभी घर वाले सोच रहे हैं कि शायद जेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। जेठ जी किसकी गाड़ी में बैठे हैं? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर जेठ जी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये ढोंग क्यों रचा? जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, मैं घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अब पूजा रोशन की गाड़ी का पीछा करती है और वो देखती है कि रोशन एक लड़की के साथ एक बड़े से घर में गया। पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और पूजा इसी सच को जानने के लिए अगले दिन उसी घर पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक लड़की से होती है। कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? मेरा नाम पूजा है, पर तुम कौन हो? कल मैंने अपने जेठ रोशन जी को तुम्हारे साथ देखा। तुम्हारा और मेरे जेठ जी का क्या रिश्ता है? देखो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, और रोशन को कैसे जानती हो? रोशन मेरा पति है, हम दोनों की शादी हुई है और रोशन इसी घर में मेरे साथ रहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम जेठ जी की पत्नी कैसे हो सकती हो? वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। इस तरह से पूजा रूबी को सारा सच बताती है, पर रूबी किसी भी बात का विश्वास नहीं करती और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। अब दोबारा कभी मेरे घर की दहलीज मत लांघना, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। इतना बोलकर रूबी पूजा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद पूजा घर जाती है। घर जाने के बाद भी पूजा के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे, जिसका जवाब अब तक उसे नहीं मिला था, और इसीलिए पूजा घर वालों को कुछ नहीं बताती और इस सच को छुपा कर रखती है। जहां पूजा अपनी जेठानी की खुशियों के लिए उसे रोशन का सच नहीं बताती, वहीं दूसरी ओर रोशन अपनी दूसरी बीवी के साथ आराम से रह रहा था। पर कहते हैं ना, जो खुश दिखता है वो खुश होता नहीं।
ऐसा ही कुछ हाल था रोशन के साथ। रूबी, मैं तुम्हारे लिए ये चांदी की पायल लाया था, जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। पायल लाए हो, वो भी मेरे लिए? वाओ, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्योंकि तुम तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकती कि तुम इस पायल को अपनी कमाई से लेकर आए होगे। रूबी, तुम जो पैसे मुझे देती हो ना, बस उन्हीं पैसों को जोड़कर मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेकर आया ताकि तुम खुश हो जाओ। पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। बरखुदार, मेरी बेटी तुमसे खुश तब होती जब तुम ये पायल अपनी कमाई से लाते। तुम तो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, और ये पायल भी तुम मेरी बेटी के पैसे से ही लेकर आए हो। पता चल गया ना मेरी नाराजगी का राज। अब जाओ यहाँ से, जाकर मेरे और पापा के लिए खाना बनाओ, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। है ना पापा? हाँ मेरा बच्चा। इस तरह से रूबी अपने पिता के सामने रोशन की खूब बेइज्जती करती है और खुद अपने पिता के साथ कमरे में जाकर काम के सिलसिले में बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब रोशन खाना लेकर कमरे में पहुंचता है। रोशन, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? अगर नहीं सिखाई तो मैं सिखाती हूँ। जब कोई दो बड़े लोग आपस में कोई इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर रहे हो तो बिना नॉक किए उनके कमरे में यूं इस तरह घुसना नहीं चाहिए। इस तरह से रूबी और उसका पिता रोशन को एक नौकर बनाकर रखते हैं और हर दिन उसकी बेइज्जती करते हैं। अब ये सब कुछ सह सह कर रोशन भी थक चुका था। मैंने इस लड़की से शादी करी, इससे प्यार किया, ये सोचकर कि आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा, पर आज पता चल रहा है कि मैं कितना गलत था। मेरे लिए नेहा ही सही थी, पर मैंने नेहा के साथ कितना गलत किया, और शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। पर अब क्या करूं, किस मुंह से अपनी नेहा के पास जाऊं? अगर घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो, पर मैं अब और यहाँ की जिल्लत नहीं सह सकता। आखिरकार रोशन रूबी को छोड़कर अपने घर जाने का फैसला लेता है और बिना डरे रूबी और उसके पिता से अपने दिल की बात कह देता है। मैं तुम दोनों बाप बेटी का नौकर नहीं हूं। जब तुम दोनों कहोगे मुझे उठ जा तो मैं उठ जाऊं, कहोगे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊं। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर। जाओगी कहाँ मिस्टर रोशन? मैं भी देखती हूँ मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाते हो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। इस तरह से रोशन रूबी को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। रूबी को भी रोशन का सच पता था, इसलिए वो भी रोशन के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। जहां सभी घर वाले रोशन को जिंदा देखकर हैरान थे, तो वहीं दूसरी बीवी को देखकर भी। तू जिंदा है और फिर भी हमसे इतने दिनों तक दूर रहा, और दूसरी शादी भी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे घर वालों पर क्या बीतेगी। माँ, शायद इसी बात की सजा मुझे मिल रही है। अभी तुम्हें सजा मिलने बाकी है मिस्टर रोशन। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी तुमने मुझसे दूसरी शादी की, इसलिए अब मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करो। मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। मैं और रोशन जी डिवोर्स ले लेंगे। रोशन जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उन्हें जेल मत भेजो। उन्हें माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दीदी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती जेठ जी ने करी है। उन्होंने आपको ही नहीं, रूबी को भी धोखा दिया है। नेहा, फिक्र मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। ये सब तो बस मैंने एक चाल चली थी। मुझे तुम्हारी देवरानी ने सब कुछ सच सच बता दिया था, और हम चाहते थे कि रोशन को अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मिस्टर रोशन जी, तुमने अपनी बीवी की कभी कदर नहीं की, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करना पड़ा। आई होप अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और आगे से ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करोगे। सारी सच्चाई सामने आने के बाद रोशन नेहा के पैरों में गिर जाता है और दिल से उससे माफी मांगता है। नेहा रूप की जितनी सुंदर थी, उतनी ही अपने गुणों की भी। नेहा अपने घर में सबकी चहेती थी, सिवाय एक के। रोशन, मैं मानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना सारा गुस्सा घर वालों और अपने खाने पर निकालें। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चले जाते हैं। मेरा बस सिर्फ खाने पर ही चल पाता है, इसीलिए मैं खाने को यहीं छोड़ जाता हूँ।
अगर मेरा बस तुम पर चलता ना तो मैं तुम्हें भी छोड़कर चला जाता। पिछले 10 सालों से कैसे तुम्हारे साथ रह रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूं। हमेशा की तरह आज भी रोशन बिना किसी गलती पर नेहा को भला बुरा सुनाकर ऑफिस के लिए जाने लगता है। बेटा, तू हमेशा ये जो बहू का अपमान करता है ना, देख लेना एक दिन तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। माँ, मैंने इस औरत से शादी की आप लोगों के कहने पर। आप लोगों की बात मानकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आप लोगों के साथ रहने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। कम से कम मुझे इस औरत के साथ तो ना रहना पड़ता। इस तरह से रोशन गुस्से में वहां से चला जाता है। रोशन की ऐसी बेरुखी देख अब नेहा से बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा बहू, रो मत। तू क्यों रोशन का ख्याल रखती है? जब उसे तेरी परवाह ही नहीं है तो छोड़ देना उसे उसके हाल पर। माँ जी, कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें उनके हाल पर? मैं मानती हूँ कि वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर है तो मेरे पति, और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहे। भाभी, पति पत्नी सुख दुख में रहते हैं, पर भैया तो आपके साथ कभी नहीं रहे। और आज आपके इन आंसुओं के दोषी जितने भैया है उससे कहीं ज्यादा हम लोग हैं। भैया ने तो पहले ही कह दिया था कि उन्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। पर अगर आज उसकी पसंद की लड़की इस घर में होती ना तो हमारा घर कब का टूट चुका होता। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर रहे। कैसी लड़की चाहिए थी रोशन जी को? भैया को अमीर घर की लड़की चाहिए थी जिससे शादी करके वो हम लोगों से अलग रह सकती। अमीर घर की लड़की से शादी करने के बाद वो उनके पैसों पर ऐश मौज करना चाहते थे। भैया हमेशा से कामचोर रहे हैं। वो काम करने से बहुत ज़्यादा डरते थे, पर आपके आने के बाद उनके सारे सपने टूट गए। ऐसे सपने तो टूट जाना ही अच्छा होता है बेटा। अब इस तरह से समय बीत जाता है और रोशन की बेरुखी भी समय के साथ बढ़ती जाती है। रोशन अब घर में आना भी कम कर देता है, मानो जैसे उसका घर में होना ना होना एक बराबर हो। आज 3 दिनों बाद रोशन घर आया था। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं रोशन जी? आपकी नाराज़गी मुझसे है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी। कम से कम आप घर तो समय पर आ जाया कीजिए। आपको पता है घर वालों को आपकी कितनी चिंता होती है। तुम मुझे मत बताओ किसको मेरी चिंता होती है और किसको नहीं। अगर मेरे माँ बाप को मेरी इतनी ही फिक्र होती तो वो मेरी शादी तुमसे नहीं करवाते। उन दोनों की बहस चल रही थी, तभी सभी घर वाले आ जाते हैं और एक ही ताने बार बार सुनकर अब पूजा यानी कि नेहा की देवरानी भी परेशान हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर पूजा से बर्दाश्त नहीं होता। माफ करना भैया, आपकी और भाभी के बीच बोल रही हूँ, पर आप भाभी के साथ सही नहीं कर रहे। आप उन्हें उस चीज की सजा दे रहे हैं जो गलती उन्होंने की ही नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोई आपके साथ इस तरह की बदसलूकी करता तो आप क्या करते? इस घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर रहो। इस घर का बड़ा बेटा बनने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझी तुम। इतना बोलकर रोशन वहां से चला जाता है, पर यह सब देखकर रोशन की बेटी जो अभी सिर्फ 10 साल की थी उसे अपने ही पिता से नफरत होने लगती है। माँ, चाची, पापा बहुत गंदे हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूँगी। वो हमेशा माँ को रुलाते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं। क्या हुआ अगर वो मुझे डांटते रहते हैं? देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना पापा। नेहा अपनी बेटी को तो अपनी बातों से बहला लेती है, पर खुद को संभाल नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशन गुस्से में सबके सामने नेहा पर हाथ उठा देता है। रोशन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? माँ, अपनी बहू को समझा लो। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करे और अपनी हद में रहा करे। हद में रहने की जरूरत नेहा बहू को नहीं, तुझे है रोशन, क्योंकि तू अपनी सारी हदें पार कर रहा है। नेहा इस घर की बहू है और तेरी पत्नी भी। उसका पूरा हक है तुझसे सवाल करने का। अगर ऐसा है तो आप इसे अपनी बहू बना कर रखो। मैं नहीं मानता इसे अपनी पत्नी, और अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। नेहा बहू इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मैं नेहा बहू को अपनी बेटी से बढ़कर मानती हूँ। अगर तुझे नेहा के साथ नहीं रहना तो मत रह, पर एक बात याद रखना, तुझे अब इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बात है माँ, तो मेरी भी एक बात सुन लो। मैं आप सब लोगों के लिए मर चुका हूँ। अब आपसे मेरा कोई भी नाता नहीं है। नहीं नहीं रोशन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, आप मेरी गलती की सजा पूरे घर वालों को मत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे।
अगर आप कहेंगे तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, पर भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। रोशन अपना आखिरी फैसला सुनाकर घर से चला जाता है। रोशन के जाने के बाद मानो जैसे नेहा के ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भैया ने ये सब कुछ बस गुस्से में कहा है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस नहीं आए पूजा, और गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कर लिया खुद के साथ और खुद को नुकसान पहुंचा दिया, तो हम क्या करेंगे? नेहा बहू, पूजा बहू बिल्कुल सही कह रही है। रोशन अभी गुस्से में है, इसलिए उसने ऐसी बातें कही है, पर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो फिर से घर आ जाएगा। आखिर वो जाएगा कहाँ? तू जानती है ना कैसे वो 3-3, 4-4 दिन तक लापता रहता है और फिर घर आ जाता है। घर वालों के काफ़ी समझाने पर नेहा खुद को संभाल लेती है और रोशन के घर आने का इंतज़ार करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और यूं ही कुछ दिनों से 2 महीने गुजर जाते हैं, पर रोशन घर नहीं आता। 2 महीने हो चुके हैं, पर रोशन जी अब तक घर नहीं आए। मैंने आप सबसे कहा था कि वो गुस्से में घर से गए हैं। मुझे लगता है अब रोशन जी कभी हमारे बीच नहीं आएंगे। काश कि मैंने उस दिन रोशन को रोक लिया होता, या हम लोगों ने उसके जाने के बाद उसे ढूंढा होता। अब कैसे पता चलेगा कि रोशन कहाँ है, कैसा है? कहीं उसने सच में कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया। जहां नेहा रोशन की विधवा बनकर जी रही थी, वहीं दूसरी ओर रोशन अमीर घर की लड़की जिसका नाम रूपल था, उससे शादी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, जैसा कि वो पहले से चाहता था। क्या इसी तरह से नेहा रोशन की विधवा बनकर जीती रहेगी, या रोशन को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर इसी तरह से रोशन अपने घर वालों की नज़रों में मरा हुआ बनकर अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जिएगा?